ठीक है। कनेक्शन ख़त्म। चलिए तो मार्कर आज हल ही नहीं रिवीजन करो लोग। चलो काहे कि देखो वंश जो है हमारा ये शुंग वंश और इंडो ग्रीक हिंद यवन शंक और पहलव और कुषाण, ये सब में जो है नाम थोड़ा अजीब अजीब है। इसके पीछे वाला तो अच्छा था, मौर्य साम्राज्य तक सब याद हो गया होगा। बताओ अशोक के बाद कौन आता है? अशोक के बाद इतना थप्पड़ मारम नू। अशोक के बाद पढ़ावल नहीं किया वाला, पढ़ाया गया है अशोक के बाद कौन होता है? अशोक के बाद अंतिम शासक के लिए बताया गया है, कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। और स्टार्टिंग में भी बताया जाता है कि बृहद्रथ वंश की स्थापना हुई थी, जिसका बेटा था जरासंध मल्लयुद्ध में मारा गया। लेकिन ये ऐतिहासिक नहीं होता है, ये धार्मिक होता है बृहद्रथ वंश। ऐतिहासिक रूप से पहला वंश मगध साम्राज्य का हो जाता है हमारा, कौन? हर्यक वंश। हर्यक वंश हो जाता है। अब बतले रहे बियाऊ ना, बिंबिसार ऊ बी आ पहले बी आ बिंबिसार अजातशत्रु ऊ उदयन ना से नागदशक अंतिम होता है। चलिए देखिए यहाँ पर शुंग वंश फिर से देख लीजिए। शुंग वंश आज देखेंगे हम लोग। शुंग वंश ये, फिर इसके बाद सतवाहन, ठीक है। और ये वाला जो विदेशी आक्रमण था हिंद यवन वाला, शक का पहलव और कुषाण। फिर से एक बार देख लीजिए क्योंकि इनमें नाम थोड़ा अजीब अजीब है, तो फिर से दिमाग में स्टोर कीजिए और घर पे जाके एक दो बार जरूर वीडियो को देख लीजिए, टाइम मिल रहा है तो। चलिए तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र। नहीं बताया गया रहेगा, तीन कौन सा बोल। तो सबसे पहले शुंग वंश की स्थापना होती है और कौन करते हैं? पुष्यमित्र शुंग। बोला जाएगा कि मगध साम्राज्य पर पहला ब्राह्मण शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। बताया जाता है कि ये बौद्ध धर्म से जितने भी संबंधित स्तूप थे उनको नष्ट करवाता है। लेकिन भरहुत स्तूप का नाम सुने होंगे आप लोग, जिसका निर्माण किसने करवाया था? थप्पड़बाजी अभी। भरहुत स्तूप का जो निर्माण होता है, थप्पड़बाजी न, अशोक करवाता है, ठीक है। लेकिन उसको अच्छी तरीके से रिपेयर जो होता है पुष्यमित्र शुंग करवाता है। तो बताया जाता है कि अपने अंतिम समय में ये बौद्ध धर्म को कुछ क्या कर रहा था? मान भी रहा था, ठीक है। लेकिन इसके पहले बताया जाता है कि स्तूप को तोड़ रहा था, जैन धर्म बौद्ध धर्म से जितने रिलेटेड थे उसको खत्म कर रहा था, ठीक है। अब देखिए पुष्यमित्र शुंग ये जो होता है, इसकी वंश की स्थापना होती है 185 ईसा पूर्व। पुष्यमित्र शुंग की स्थापना वंश की 185 ईसा पूर्व होती है। इस वंश की जानकारी के बारे में पतंजलि द्वारा एक रचना बुक है महाभाष्य। क्वेश्चन पूछता है महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। योग दर्शन के पतंजलि है, ठीक है। पतंजलि महाभाष्य पढ़ने के अष्टाध्यायी पर टीका है। पतंजलि जो है एक बुक है, कौन सा? अष्टाध्यायी। अब बतैले रही अष्टाध्यायी किसने लिखा था? अष्टाध्यायी के लेखक पढ़नी। अष्टाध्यायी के लेखक पढ़नी। और कुमार संभव का हुई पढ़नी कहा था कि करनी कहा था? तरह से पढ़नी। मारकर तो दिमाग खराब हो गया, मारकर। अष्टाध्यायी के लेखक पढ़नी, ठीक है। अगर बोलेगा ऋतु संहार, क्या बोलेगा? ऋतु संहार। कुमार संभव मालिका अग्निमित्र के लेखक कालिदास। मालिका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र। बताया गया था ना किस किस के बीच ये प्रेम प्रसंग लिखा गया था? अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग का जो लड़का था अग्निमित्र, और मालवा के जो राजकुमारी थी मालविका, उसके इन दोनों के बीच जो प्रेम प्रसंग हुआ था उनको लिखे थे कालिदास ने। मालविका अग्निमित्र के नाम से जाना जाता है। महाभाष्य अभी बताई नहीं है। महाभाष्य के हो जाएंगे पतंजलि। योग दर्शन के हो जाएंगे पतंजलि। अष्टाध्यायी के पढ़नी। अष्टाध्यायी के पढ़नी। और अष्टाध्यायी जो बुक है, इसी पर टीका एक जो लिखे हैं, इस पर टिप्पणी किए हैं, वही बुक है। कौन सा? महाभाष्य। पतंजलि ने जो लिखा है महाभाष्य। अष्टाध्यायी बुक पर क्या लिखा है इन्होंने? टीका लिखा है, मतलब अष्टाध्यायी के बारे में और थोड़ा डिटेल में लिखे होंगे। पतंजलि महाभाष्य के मौर्योत्तर काल का दर्पण कहा जाता है। मौर्योत्तर काल का दर्पण किस बुक को कहा जाएगा? मौर्योत्तर अभी बतानी है।
मौर्य वंश जब समाप्त हो रहा है तो उसको बोलेंगे मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्य के उदय हो जाने के बाद जो समय चल रहा है उसको बोलेंगे मौर्योत्तर काल। ऐसे ही मुगलों में पड़ब, मुगल एक बड़ा साम्राज्य, फिर उसके बाद उत्तर मुगल काल पड़ब, ठीक है, मतलब खत्म हो गया उत्तर, तो कुछ छोटे छोटे राज्य के पड़ब। तो यहाँ पर मौर्योत्तर काल के अगर बोला जाएगा कि दर्पण किस बुक को कहा जाता है तो याद रखिएगा महाभाष्य। किसको? महाभाष्य। किसने लिखा है? पतंजलि ने। देखिए लूसेंट से हम लोग क्लियर कर चुके हैं, अब एक और बुक है, इसमें थोड़ा डिटेल में दिया है, ठीक है, कौटिल्यज एकेडमी का, तो इसमें और डिटेल में दिया है, उसको थोड़ा समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मौर्योत्तर काल का दर्पण किस बुक को कहते हैं तो याद रखिएगा महाभाष्य को। किसने लिखा है? पतंजलि। किसने लिखा है? पतंजलि। बताइए अभी मालविका अग्निमित्र किसने लिखे हैं? कालिदास। जिन सेन की रचना, जिन सेन की रचना अगर बोला जाए तो हरिवंश से, हरिवंश ने की थी जिन सेन की रचना, हरिवंश। धनदेव का अयोध्या अभिलेख एवं हेलियोडोटस का विदिशा स्थित गरुणा ध्वज अभिलेख से इस वंश की जानकारी मिलती है। बोला जाएगा कि ये जो है शुंग वंश, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है तो याद रखिएगा कि धनदेव एक थे राजा, कौन? धनदेव, उनके अयोध्या अभिलेख, अयोध्या में अभिलेख लिखे रावण अभिलेख, वहाँ से एवं हेलियोडोटस का विदिशा स्थित गरुण ध्वज, गरुण ध्वज अभिलेख, गरुण ध्वज अभिलेख से किस वंश की जानकारी मिलती है? शुंग वंश की। गरुण ध्वज अभिलेख से किस वंश की जानकारी मिलती है? शुंग वंश की। इस वंश में बताया जाता है कि शुंग वंश में 10 गो राजा हुए। शुंग वंश में कितने राजा? 10 गो। नींद लगा का भी है तो शुंग वंश में कितने राजा? 10 गो। प्रथम शासक कौन हो जाएगा? पुष्यमित्र। शुंग प्रथम कौन हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग हो जाए। और नौवा एक दिया है कि नौवा भागभद्र। नौवा कौन था? भागभद्र। पहले का पुष्यमित्र शुंग और नौवा कौन हो जाएगा? भागभद्र। 9 2 11 बोला जाता है, 9 2 11 मतलब भाग। तो याद रखिएगा कि नौवा कौन था? भागभद्र। नौवा कौन था? भागभद्र, ठीक है। एवं 10वां कौन था? और लास्ट में कौन था? देवभूति, जिसको किसने मारा? वासुदेव जी ने। और वहां पर क्या हो गया? कर्ण वंश की स्थापना हुई। थोड़ा सा बंद करो तो प्यास लगेगा, ठीक है। तो शुंग वंश में कुल कितने राजा हुए? 10। बोला जाएगा कि स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग। वही बोला जाएगा कि नौवा कौन था? हाँ, 9 2 11 भागभद्र। और 10वां या अंतिम बोला जाएगा देवभूति। भवभूति दूसरा हो जाएगा, देवभूति, ठीक है। तो नौवा जो शासक था भागभद्र, इसके काल में यूनान का जो राजदूत था हेलियोडोटस, कौन था? हेलियोडोटस। वह भारत की यात्रा पर आया था। राजदूत मतलब बुझाता है ना, किसी देश में, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत में बहुत सारे जो यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं, आईएफएस बनते हैं, इंडियन फॉरेन ऑफिसर, तो वो जो होते हैं विदेशों में जाते हैं, ठीक ना। जैसे अमेरिका में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, सऊदी अरब में हो गया, एक एक यहाँ पर आते हैं। और वीज़ा पासपोर्ट वाला जितना काम होता है या इस देश के जितने भी नागरिक जाएंगे वहाँ पर कांटेक्ट करेंगे। तो ये होता है राजदूत। जिससे रामायण में आप लोग देखे होंगे, राजदूत बनकर गए थे। कौन? पुछिया पर पूरा बड़ा करके बैठ जाते हैं, कोई सिंहासन नहीं देता है तो इनको बैठने के लिए, ना हनुमान जी ना दूसरा कोई बैठा गया था ना, अंगद कुछ करके, अंगद है ना, रानो पैरवा रख दो, को उठाओ। तो ये राजदूत होते थे, ठीक है, ये राजदूत होते थे। समझ में आता? राजदूत मतलब यहाँ का खबर वहाँ देने वाला, लेकिन उसको कोई मारेगा नहीं, दुश्मन भी होगा तो, ठीक है। तो यह एम्बेसडर बोला जाता है इंग्लिश में इसको। तो यहाँ पर जो हेलियोडोटस जो होता है किसके शासनकाल में आता है? भागभद्र के। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया। इनके काल में कुल मिलाकर 2 युद्ध। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र ही। और इसके समय में 2 युद्ध होता है। इसके समय में कितना? 2 युद्ध, 2 युद्ध। पहल का होता है विदर्भ, पहल का होता है विदर्भ का युद्ध, और दूसरा का होता है
यवन आक्रमणकारियों, जो यवन वाले अटैक कर रहे थे, बुझाता है, विदेशी आक्रमणों के खिलाफ, बस इतना जानो। तो विदर्भ महाराष्ट्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। अभी विदर्भ कहाँ पर है? महाराष्ट्र। मालवा का पठार, तो विदर्भ महाराष्ट्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। वहाँ चल रहे उत्तराधिकारी के युद्ध, वहाँ क्या चल रहा था? उत्तराधिकारी मतलब राजा कौन बनेगा। युद्ध का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र के नेतृत्व की एक सेना विदर्भ भेजा। देखिए विदर्भ जो था महाराष्ट्र में था, ठीक है, और यहाँ पर दूगो भाई था, तो यहाँ पर दूगो भाई था। देखिए यहाँ पर कॉपीराइट मार दीजिए तनिको गाना भाई साहब। देखिए यहाँ पर विदर्भ जो था महाराष्ट्र में था। कहाँ विदर्भ था? महाराष्ट्र को विदर्भ बोला जाता था। तो विदर्भ में जो होता है दूगो लड़का होता है, काबू दूगो क्या होता है? लड़का राजा का, और अपने ये बीच जो होता है युद्ध कर लेता है कि राजगद्दी पर कौन बैठेगा। या कहीं कहीं इतिहास में ये जानकारी मिलती है कि एक जो राजा था अग्निमित्र के साथ अच्छा दोस्ती बना लेता है, क्योंकि अग्निमित्र जाके उसके महल में देखता है कि एक फोटो देखता है और इससे मोहित हो जाता है, और वो जो थी उसकी बहन थी। और फिर रचना रचने लगता है कि अब पुष्यमित्र शुंग जो है अभी क्या है, बहुत बड़ा शासक है, बहुत बड़ा राजा जो है, और उसी की मदद लेकर अपने भाई को बोलता है कि इसको हटा दिया जाए ताकि मैं गद्दी पर बैठ जाऊँ। लेकिन ये सफल नहीं हो पाता है। बताया जाता है कि इसके पीछे बहुत सारी कहानी है। सिंपल में समझिए कि विदर्भ में युद्ध हो रहा था, दो राजा के बेटों के बीच की उत्तराधिकारी कौन बनेगा, और इसी का फायदा उठाता है पुष्यमित्र शुंग। इसमें बुक में दिया है, ठीक ना। इसी का फायदा उठाकर पुष्यमित्र शुंग जो होता है कहाँ पर चला जाता है? अपने बेटे को भेजता है, इसको अग्निमित्र को। यहाँ पर तो यहाँ पर जो होता है अटैक करता है इसका बेटा और जीत जाता है, और यहीं से उसको प्यार होता है किससे? मालविका से। और इन्हीं दोनों पर कहानी जो लिखे हैं कालिदास, मालविका अग्निमित्र, इतना याद रखिए। मालवा या विदर्भ एक ही है, मालवा तो मालविका है वहाँ की राजकुमारी। पुष्यमित्र शुंग के समय भारतीय क्षेत्र पर 2 बार यवन आक्रमण हुए। कितनी बार? 2 बार अटैक करता है वो लोग, विदेशी आक्रमणकारी। और पहले अभियान के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो डेमेट्रियस, याद रखिएगा, डेमेट्रियस पहला जो अटैक करता है पुष्यमित्र शुंग के समय। विदेशी आक्रमणकारी, यवन आक्रमणकारी यूनान के, ठीक है, ईरान जिसको बोलते हैं अभी, ईरान ना बोला जाएगा, तो कौन हो जाएगा? डेमेट्रियस। कौन हो जाएगा? डेमेट्रियस। जबकि दूसरा अभियान जो होता है मिनांडर करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिलिंद। मिनांडर को ही ना मिलिंद। तो पहलका कौन करता है? डेमेट्रियस। पहलका अटैक कौन करता है? डेमेट्रियस। किसके शासनकाल में? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। और दूसरा का करता है मिनांडर। इन दोनों ही आक्रमण के समय पुष्यमित्र शुंग विजय हुए। मतलब पुष्यमित्र शुंग जो होता है क्या होता है? बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा होता है, इसीलिए हम दोनों को हरा दिया। तो यहाँ पर डेमेट्रियस को भी हराता है और मिनांडर को भी। मिनांडर को हम लोग मिलिंद बोलते हैं, नींद लगे लगल। और देखिए मिनांडर और नागसेन के बीच एक वार्ता होती है जिसको लिखा जाता है मिलिंदपन बुक, ठीक ना, कल बताया गया था ना। और मिनांडर जो होता है हार के बौद्ध धर्म को अपना लेता है। नागसेन के बारे में, नागसेन से पूछता है बौद्ध धर्म के बारे में, आत्मा के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाएगा, और इससे प्रभावित होकर वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है। पहलका अटैकर डेमेट्रियस, शुंग वंश में पहलका अटैकर डेमेट्रियस, दूसरा का अटैकर मिनांडर। मिनांडर जो होता है बौद्ध धर्म को अपना लेता है। पहला विदेशी शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था मिनांडर। किससे बात करके? नागसेन से। नागसेन कौन थे? तो बौद्ध धर्म के अच्छे ज्ञाता थे, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी माना जाता है। अभी बताइए नहीं कि पुष्यमित्र शुंग को क्या माना जाता है? बौद्ध धर्म के विरोधी। बहुत ज्यादा स्तूप जो था ध्वस्त करवा दिया था। इसका प्रमाण दिव्य वदान से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है कि बौद्ध धर्म का स्तूप को खत्म किया था? दिव्य वदान।
हालांकि इनके काल में कई बौद्ध विहार का निर्माण भी हुआ था। बताया जाता है कि अपने अंतिम समय में बहुत सारा बौद्ध विहार का निर्माण भी करवाता है। पुष्यमित्र शुंग के काल में अशोक द्वारा निर्मित सांची एवं भरहुत के स्तूप का आकार दुगुना करवाया गया। बताइए अभी कि भरहुत स्तूप कहाँ पर है, कल बताया गया था। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना में, मध्य प्रदेश के सतना में, जिसको बनवाया था अशोक। और ये जो होता है उसको दुगुना करवाता है, रिपेयरिंग करवाता है। ठीक है, कौन? हाँ, पुष्यमित्र शुंग। एक होता है सांची का स्तूप, वहीं मध्य प्रदेश में आया सांची का स्तूप। पुष्यमित्र शुंग की काल का ये देन है दोनों। इस वंश के अंतिम शासक की बात की जाए तो कौन होता है? देवभूति। और उसकी हत्या जो होता है कौन कर देता है? वासुदेव। और इसके बाद कौन होता है? कण्व वंश की स्थापना होती है। कण्व वंश की स्थापना होती है। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। शुंग वंश के संस्थापक बोलेगा पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक बोलेगा तो पुष्यमित्र शुंग बोलेगा। 9वां शासक इसका कौन था? भागभद्र। कौन था? भागभद्र। अब बोलेगा कि 10वां कौन था? देवभूति। 10वां एवं अंतिम कौन था? अंतिम कौन था? देवभूति। हाँ, और देवभूति की हत्या, चलो बैठो, और देवभूति की हत्या जो होता है कौन कर देता है? वासुदेव। भागभद्र और भद्रबाहु दोनों कनेक्ट कीजिएगा। भद्रबाहु कहाँ से चली जाएगी? भद्रबाहु में जब भद्रबाहु की बात आएगी तो कहाँ चलाना है? जैन, घूम फाड़ दे, जैन धर्म में जाना है। जब भद्रबाहु की बात आएगी तो हम कहाँ जाएंगे? जैन धर्म में। और भद्रबाहु स्थूल भद्र, याद बनाओ। भद्रबाहु भाग के कर्नाटक गए थे चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर। रुक जा, तेरा कछुआ बना देते। ठीक है, अब देखिए तो पुष्यमित्र शुंग जो होता है इसके समय में एक होता है कहां पर? विदर्भ में युद्ध। कहां पर होता है? विदर्भ में, जहां पर अपने बेटा को भेजता है अग्निमित्र को। और इसी पर बुक लिखता है कौन? कालिदास, मालविका अग्निमित्र। फिर हम लोग देखते हैं कि जो अटैकर थे विदेशी आक्रमण, इसके समय में अटैक करते हैं। फर्स्ट हमारा था डेमेट्रियस। फर्स्ट था डेमेट्रियस। फर्स्ट था डेमेट्रियस। बोला बोला बोला, याद हुई। फर्स्ट था डेमेट्रियस। सेकंड कौन था? मिनांडर। सेकंड कौन था? मिनांडर। फर्स्ट डेमेट्रियस, सेकंड मिनांडर। डेमेट्रियस जो होता है ये जीत जाता है ना? नहीं, दोनों जो क्या होते हैं? हार जाते हैं। डेमेट्रियस हो या मिनांडर हो, दोनों क्या हो जाते हैं? हार हो जाते हैं। अब मिनांडर को ही हम क्या बोलते हैं? मिलिंद। मिनांडर को ही क्या बोलते हैं हम लोग? मिलिंद। बस पुष्यमित्र शुंग में आतना चीज याद रखने के बाद शुंग वंश समझ के समाप्त। फिर कौन दिक्कत? फिर से रिवीजन कीजिएगा अच्छी तरीके से। और बोलेगा कि पुष्य, ये जो शुंग वंश है, शुंग वंश है, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो याद रखिए गरुड़ ध्वज अभिलेख से। कहां से मिलती है? गरुड़ ध्वज अभिलेख से। गरुड़ ध्वज अभिलेख से। ठीक है, इस वंश में कुल कितने शासक हुए? हो रहा है ना? देख रहे, टाइम हो रहा है ना? प्रथम शासक होता है, अभी बताइए यहाँ, जो 9वां भागभद्र था उसी के शासन में एक आता है कौन? यूनानी राजदूत हेलियोडोटस। हेलियोडोटस, याद रखिए 3 गो विदेशी के, हेलियोडोटस, डाइमेट्रियस और मिनांडर। 3 गो के विदेशी याद रखेगा बाद, 3 विदेशी के याद रखेगा बाद शुंग वंश में। हेलियोडोटस, मिनांडर और डाइमेट्रियस। डाइमेट्रियस प्रथम बार अटैक करता है, हिंद यूनान का होता है वह। फिर इसके बाद मिनांडर अटैक करता है, दोनों को पुष्यमित्र हरा देता है। 9वां जो भागभद्र होता है उसके शासन काल में एक आता है कौन? हेलियोडोटस। हेरोडोटस ना, हेरोडोटस हिस्ट्री का पिता हो जाएगा। हेलियोडोटस, हेलियो। ठीक है, ये राजदूत था, अटैकर नहीं था, याद रखिएगा। हेलियोडोटस जो होता है राजदूत होता है, अटैकर नहीं होता है। पुष्यमित्र शुंग जो होता है बौद्ध धर्म का क्या होता है? प्रथम। बौद्ध धर्म को ये देखना नहीं चाहता था, विरोधी माना जाता था। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा दिव्यावदान से। दिव्यावदान से प्राप्त होता है। लेकिन हम अपने अंतिम समय में क्या किया था उन्होंने? बौद्ध धर्म के बहुत सारे स्तूप बनवाए थे, जैसे बरहुत स्तूप, सांची का स्तूप।
देखिए और कुछ इसमें देख लीजिए कि मनुस्मृति आप सुने होंगे। मनुस्मृति कहाँ सुना है? तो कैसे बोल दिले? देखिए मनुस्मृति के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है और बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं मनुस्मृति का विरोध करते हैं। मनुस्मृति में महिलाओं को कहीं कहीं पर लक्ष्मी बता दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर बताया गया है। जब बात करते हैं हम लोग श्लोक नंबर अध्याय 9 के श्लोक नंबर 3 की, तो वहाँ पर बताया गया है कि स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती है। स्टार्टिंग में जो होगी अपने पिता के संरक्षण में रहेगी, फिर पति के संरक्षण में रहेगी, ठीक ना। मतलब स्त्री को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, श्लोक नंबर 3 में अध्याय 9 के लिखा गया है। तो स्त्री के बारे में कुछ गलत यहाँ पर टिप्पणी भी किया गया है कि स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। लेकिन आजकल देखिए वहाँ पर अभी जो युद्ध हो रहा था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें सोफिया कुरैशी जो थी व्योमिका कुमारी जो थी एयरफोर्स की, इन्होंने हेड किया था ऑपरेशन सिंदूर का, हेड किया था इन लोगों ने। एक और थी सोफिया कुरैशी और व्योमेश कुमारी। तो ये जो है मनुस्मृति का लोग विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रेस करके यहाँ पर रखा जाता था। फिर शूद्र के बारे में भी गलत टिप्पणी किया गया था, जिसके कारण बहुत सारा जो होता है मनुस्मृति पर टिप्पणी किया जाता है कि इसे ये बताया जाता है कि प्रथम नियम था ये लिखा गया हमारे भारत का। और इसको कौन लिखा था? तो याद रखिएगा मनु ने लिखा था। कौन लिखा था? मनु। क्या लिखा था? मनुस्मृति। किसके शासनकाल में? शुंग वंश में ही। शुंग वंश में ही। देखिए शुंग वंश के काल में सर्वाधिक विकास जो होता है किस भाषा का हुआ है? तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा, क्योंकि शुंग वंश के शासक ही सब क्या थे? ब्राह्मण। और ये क्या थे? संस्कृत अधिकतर जानने वाले। तो याद रखिएगा किस भाषा का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है? संस्कृत का। मनुस्मृति कहाँ किस काल में लिखी गई है? शुंग काल में। किस काल में? शुंग काल में। कण्व वंश, तो ये जो होता है 73 BC से 30 BC तक स्टार्ट होता है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव। इसमें कुल मिलाकर बताया जाता है कि 4 गो शासक थे। शुंग वंश में कितना? 10 गो। शुंग वंश में 10 गो, कण्व वंश में 4 गो। अंतिम शासक बोला जाएगा कौन? सुशर्मा, या जिसे सिमुक भी कहा जाता है। अच्छा हाँ, जिसकी हत्या जो होता है सिमुक करता है। सॉरी, यहाँ पर अंतिम शासक होता है सुशर्मा। कौन होता है? सुशर्मा। और जिसको कौन मार देता है? सिमुक। सुशर्मा सिमुक, सुशर्मा सिमुक। तो शर्मा जी के मार देता है? सिमुक, याद रखिएगा। और सिमुक मार के किस वंश का स्थापना करता है? सतवाहन वंश की, जिसे आंध्र सतवाहन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आंध्र सतवाहन भी। खारवेल बतैले रही कि एगो चेदियो राजवंश रहे, जो में सबसे प्रतापी राजा था खारवेल, और बदला लिया था अपने कलिंग आक्रमण कर गया। कलिंग पर अटैक 261 में करता है ना अशोक, उसी का बदला लेने के लिए अटैक करता है। कहाँ पर? ये मगध में किया था ये, और वहाँ पर ये जीत भी जाता है। हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर के पास स्थित उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगर बोला जाएगा कि हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर है, तो भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पर है? भुवनेश्वर। अब बताया गया था कलिंग कहाँ पर? अरे कलिंग कहाँ राजवंश था? अरे कलिंग राजवंश उड़ीसा। विश्वकर्मा बताओ मेरा बंदर। कलिंग राजवंश जो है भारत के अभी वर्तमान के किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। तो हाथी गुफा अभिलेख कहाँ मिलेगा? हाथी गुफा अभिलेख में ही मिला है जानकारी कि अशोक जो था अटैक किया था किस पर? कलिंग पर। पूछेगा किस पहाड़ी पर? तो उदयगिरी पहाड़ी पर। याद रखिएगा हाथी गुफा अभिलेख उदयगिरी पहाड़ी पर। हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल के शासक को 13वें वर्ष तक की जानकारी प्राप्त होती है। खारवेल शासक बताया जाता है किस वंश का था? चेदी वंश का। चेदी वंश के प्रतापी राजा कौन था? खारवेल। चेदी वंश का मूल पुरुष बोला जाता है तो मेघवाहन। मूल पुरुष मतलब संस्थापक कौन हो जाता है चेदी वंश के? मेघवाहन।
चेदी वंश के याद रखियो छेक ले लेबा, ठीक ना, बादल छेक ले लेबा, तो छ के हटा के चे करियो चेदी, ठीक ना, आ बादल मेघ, तो चेदी वंश के संस्थापक मेघवाहन। सबसे प्रतापी बोलेगा खारवेल, सबसे प्रतापी बोलेगा खारवेल। इसलिए चेदी वंश को कभी कभी क्या बोलते हैं, मेघवाहन वंश भी। मेघवाहन वंश उपनाम किस वंश का है, चेदी वंश का। किस वंश का, चेदी वंश का। खारवेल ने अपने शासन के 5वें वर्ष नंदों द्वारा निर्मित नहर का पुनर्उद्धार करवाया। मतलब खारवेल जो होता है यहाँ पर, ये तीसरा शासक होता है, और ये जो होता है नहर बनाया था नंद वंश ने। नंद वंश वही कौन, महापद्म नंद और घनानंद, उन लोगों ने नहर बनाया था, नहर खेत पटाने के लिए। वहीं पर ये क्या करता है, पुनरुद्धार करवाता है, कौन, खारवेल। खारवेल ने अपने शासन के 8वें एवं 12वें वर्ष पर मगध पर अटैक करता है। बताया गया था खारवेल जो होता है मगध पर अटैक करता है और जीत भी जाता है। तो 8वें एवं 12वें वर्ष में अपने क्या करता है, मगध पर आक्रमण करता है। खारवेल ने अपने दूसरा अभियान 12वें वर्ष में जैन मुनि या जैन तीर्थकर शीतलनाथ की मूर्ति भी उठा लाए थे, जो कभी नंदों ने विजय के प्रतीक के रूप में कलिंग से उठाकर मगध ले गए थे। याद रखिएगा कि अपने 12वें वर्ष में दूसरा अभियान करता है, ठानिए लेता है कि मगध के खत्मे का मानम, तो दूसरा बार अटैक करता है मगध पर, पहली का बार जीत के, और जीतता वहाँ पर अटैक करता है। तो जैन मुनि या जैन धर्म के तीर्थकर थे शीतलनाथ। कौन थे, शीतलनाथ। इनकी मूर्ति जो मगध साम्राज्य में था उसको उठा के लाता है कलिंग में, क्योंकि कलिंग से वो मूर्ति उठा के ले गया था अशोक। कलिंग में जब अटैक कर रहा था तो उसी मूर्ति को उठा के लाया था मगध में, और ये अटैक करके उसी मूर्ति को अपने राज में लाता है, बदला लेता है। तो किसकी मूर्ति याद रखिएगा, शीतलनाथ। किसकी मूर्ति, शीतलनाथ। याद रखिएगा शीतल मतलब क्या होता है, ठंडा। शीतल मतलब, लेकिन दिमाग गर्म था किसका, खारवेल का। शीतलनाथ का मूर्ति उठा लाता है गर्म दिमाग से, कौन, क्योंकि दिमाग गर्म था, क्योंकि इस पर अटैक किया गया था अशोक द्वारा, बहुत भारी मात्रा में यहाँ के लोगों को मारा गया था। तो शीतलनाथ की मूर्ति कौन उठा लेता है, खारवेल, और अपने राज में लेके जाता है। खारवेल ने अपने शासन के 13वें वर्ष उदयगिरी या खंडगिरी की पहाड़ी पर कुछ गुफाएं बनाता है। बताया गया था किस धर्म से संबंधित है वो गुफा, जैन धर्म से। रे बांधव, जैन धर्म से संबंधित जो गुफा होता है वह क्या करता है, जान में दे देता है। 16 गो जैन मुनि का जो गुफा होता है उदयगिरी पहाड़ी पर, 16 को बना के जैन मुनियों को दे देता है। और वहीं बताया गया था कि बराबर की पहाड़ियां या बराबर की गुफाएं कौन बनाकर दान में देता है, अशोक देता है। कौन देता है, अशोक देता है। और ये जो 4 गुफाएं थी बराबर की, कौन कौन थी, चौपार, बोलो बार बार, विश्व झोपड़ी, चौपार, कर्ज में सुदामा है तो कर्ज सुदामा हो गई, और चौपार और विश्व झोपड़ी। कृष्णा जी के पास जाते हैं तो कृष्णा जी अपने महल को विश्व झोपड़ी बोलते हैं, ठीक है। और किस वंश को देते हैं, किस धर्म से संबंधित लोगों को, थप्पड़बाजी ना, धर्म जैन धर्म, दिमाग रीजन नहीं ना, कल ने बताया था यहाँ पर कंफ्यूज होता है इंसान, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या दे देगा आजीवक संप्रदाय। ये क्वेश्चन आया हुआ था और बहुत सारे गलत मार के आया था, बिहार पुलिस का ये क्वेश्चन था। तो आजीवक संप्रदाय को दे देता है 4 गो गुफा। अब देखिए विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर बताया गया था हिंद एवं एक होता है सिथियन शक, और एक होता है पहलव, और एक होता है कुषाण। चलिए इनको देख लीजिए। तो इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन शासक जो होता है, मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाले यूनानियों को बैक्ट्रियाई यूनानी या हिंद यूनानी भी कहते हैं। अर्थात मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला वंश अगर बोला जाएगा तो हमारा हो जाएगा इंडो ग्रीक। क्या हो जाएगा, इंडो ग्रीक, जिसको बोलते हैं हिंद यूनानी। क्या बोलते हैं, हिंद यूनानी। प्रथम शासक की बात की जाए डेमेट्रियस। प्रथम शासक कौन था, डेमेट्रियस।
अरे डिमेट्रियस ने अटैक कर रहा था, जिसको किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग। तो डिमेट्रियस अटैक करता है फर्स्ट बार, ठीक है। कहाँ से अटैक करता है? तो 183 ईस्वी में अटैक करता है और पंजाब एवं सिंध के प्रांत को जीतता है और जीते गए क्षेत्र की राजधानी साकल बनाता है। और साकल वर्तमान में कहाँ है? सियालकोट, पाकिस्तान में। तो प्रथम बार अटैक करता है कौन? हिंद यूनानी के डेमेट्रियस। कौन? डेमेट्रियस। और डेमेट्रियस को जीतता है। कौन कौन जीतता है? पंजाब और सिंध प्रांत को, पंजाब और सिंध प्रांत को। यहाँ पर डेमेट्रियस अटैक करके जीत जाता है और इसकी राजधानी जो होता है सियालकोट बनाता है, जो अभी कहाँ पर है? साकल बनाता है। साकल आधुनिक कहाँ है? पाकिस्तान में, सियालकोट। डेमेट्रियस पहला शासक था जिसने चित्रयुक्त एवं लेख युक्त सिक्का चलवाया था। याद रखिएगा, चित्रयुक्त और लेख युक्त सिक्का किस विदेशी आक्रमणकारी ने चलाया था? डेमेट्रियस। किसने? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस हिंद यवन शासकों के द्वारा भारत में पहली बार सोना का सिक्का, बताया जाता है पहली बार सोना का सिक्का किसने जारी किया था? हिंद यूनानी लोगों ने पहली बार सोना का सिक्का, हिंद यूनानी। और बताया जाता है शीशा का सिक्का सतवाहन, 100 से शीशा सतवाहन। और बताया जाता है शुद्ध सोना का सिक्का ठीक है, शक शासकों ने शुद्ध सोना का सिक्का जारी किया था। और सबसे ज्यादा सोना का सिक्का गुप्त वंश। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर डेमेट्रियस को पुष्यमित्र शुंग पराजित। अभी पता नहीं ना, डेमेट्रियस अटैक करता है तो 2 को जीत गया था। उधर पंजाब और सिंध को कुछ भाग जीता था, उसकी राजधानी साकल को बनाया था, जो अभी सियालकोट यानी पाकिस्तान में है, ठीक है। और फिर जब आगे और अटैक करने की सोचता है तो पुष्यमित्र शुंग आ जाता है, इन्हें रास्ता दर्ज हुआ। तो पुष्यमित्र शुंग जो होता है किसको हरा देता है? डेमेट्रियस को, याद रखिएगा। लेकिन पहला आक्रमणकारी कौन था? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस के बाद बताइए अभी कौन रहे? मिनांडर। डेमेट्रियस के बाद कौन था? मिनांडर। इसको भी क्या कर देता है? पुष्यमित्र शुंग इसको भी हरा देता है। लेकिन ये जो होता है बौद्ध धर्म को अपना लेता है, नागसेन के साथ एक चर्चा करता है, समझौता करता है, नागसेन के साथ वार्तालाप करता है, बौद्ध धर्म के बारे में समझता है। मिलिंद पानो क्या है? तो याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित है नागसेन। तो मिलिंद पानो जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पानो क्या है? एक बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध ग्रंथ। मिलिंद पानो क्या है? बौद्ध ग्रंथ। नागसेन जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, बौद्ध धर्म के बारे में इनको ज़्यादा जानकारी थी और ये शिक्षा देते हैं किसको? मिलिंद पानो को। तो मिलिंद पानो एक बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा। मिलिंद पानो क्या हो जाएगा? एक बौद्ध ग्रंथ। और ये प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। समझ में आओ तो प्रश्नोत्तर शैली मतलब एक तरफ प्रश्न और एक तरफ उत्तर। प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। कौन? हमारा मिलिंदपन। याद रखिएगा मिलिंदपन। यह बौद्ध संत नागसेन, नागार्जुन और मिलिंद के बीच की बातचीत है। बताया गया था ना, नागसेन को नागार्जुन भी बोला जाता है, याद रखिएगा। नागसेन या नागार्जुन। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य तीनों एक है। नागसेन, नागार्जुन एक है। और बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला गया था? बोल रहे नो, जिसकी पहचान हुई थी सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने किया था। पीछे देखो, याद करो सब। मिनांडर का सर्वाधिक सिक्का जो होता है गुजरात के भड़ौच नामक स्थान से मिलता है। मिनांडर का सर्वाधिक सिक्का कहाँ से मिलता है? गुजरात के भड़ौच से। मिनांडर के काल में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। इंडो ग्रीक शासक द्वारा भारतीयों ने ज्योतिषी विज्ञान, खगोल विज्ञान के साथ साथ समय की गणना के बारे में जानकारी प्राप्त किया। देखिए, जब इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, अब खत्म बड़ा कुल कुकुर वाला खाल बड़ा जीवन खत्म भी आता है। तो इंडो ग्रीक जो होता है, इंडो ग्रीक अटैक करता है, लेकिन कोई भी अगर हमारा दुश्मन भी होता है तो हम कुछ उससे अच्छी चीज़ें सीख लेते हैं। तो ये हमारा दुश्मन था इंडो ग्रीक, लेकिन हम इन लोगों से कुछ चीज़ें सीखे, जैसे ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजी। नाम बताइए, मैं आपका बताऊंगा कि
डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, आपकी शादी किससे होगी, अब बताइए अगर इंस्टाग्राम पर रील ना, तो ये ज्योतिषी होता है, एस्ट्रोलॉजी होता है, राशि देखते हो ना कि ये घटना होने वाली है, सचित्र है, ये क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी और समय की गणना जो होता है हम कहाँ से सीखते हैं, हिंद यूनानियों से सीखते हैं। कहाँ सीखते हैं, हिंद यूनानियों से। भारतीयों ने यूनानियों से ही संवत का प्रयोग, कैलेंडर का प्रयोग एवं सप्ताह के 7 दिनों का नाम सीखा। यूनानी से क्या क्या सीखे हम लोग, संवत, जैसे विक्रम संवत, शक संवत, एक हिजरी संवत होता है, ठीक है, तो ये सब सीखे। कैलेंडर का प्रयोग हम लोगों ने सीखा, कैलेंडर 1 2 3 4 पहले तारीख को तारीख हो। फिर इसके बाद सप्ताह के कितने दिन होंगे, 7 दिन। ये सब कहाँ से सीखल बड़ा हो, हिंद यूनानियों से। कहाँ सीखे हैं आप, हिंद यूनानियों से सीखे हैं, ठीक ना। भारतीय नाटक का विकास यूनानियों के प्रभाव से ही हुआ है। भारतीय नाटक जो है इसका स्टार्ट भी कहाँ से हुआ है, यूनानियों से। इंडो ग्रीक शासक ने मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में नई बताइए अभी गंधार शैली, गंधार शैली कहाँ से आई है, इंडो ग्रीक, ठीक है। प्रथम महात्मा बुद्ध की बनाई गई है, प्रथम महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो होती है गंधार शैली में बनाई गई है। हालांकि इस शैली का विकास जो होता है कुषाण शासकों ने किया था। शक, तो यहाँ पर हिंद यूनानी खत्म हो जाते हैं, तो याद रखिएगा कि क्या हुआ, चलो आगे देखो। यहाँ पर हिंद यूनानी जो होता है प्रथम अटैकर होता है, फर्स्ट होता है हमारा डेमेट्रियस। फर्स्ट कौन होता है, डेमेट्रियस। ये पंजाब और सिंध को जीतता है, लेकिन फिर क्या हो जाता है, ये हार जाता है। किससे हार जाता है, पुष्यमित्र शुंग से। और जो जीतता था पंजाब और सिंध, उसकी राजधानी कहाँ बनाता है, ये उसकी राजधानी साकल। कहाँ राजधानी बनाता है, साकल, जो वर्तमान में कहाँ है, सियालकोट। वर्तमान में कहाँ है अभी, सियालकोट। कहाँ पर है, पाकिस्तान में। फिर इसके बाद डेमेट्रियस पहला शासक था जिन्होंने ऐसा सिक्का बनाया था जिस पर चित्र और लेख लिखा था, ठीक है। और बोलेगा कि फिर एक बाद मिनांडर आता है, डेमेट्रियस के बाद मिनांडर आता है। वो हार जाता है, जीत जाता है, हार जाता है अनाक्सन से। लेकिन ये क्या कर लेता है, बौद्ध धर्म की शिक्षा पा लेता है। किससे पा लेता है, नागार्जुन या नाग से। मिनांडर का सर्वाधिक सिक्का कहाँ से मिलता है, तो याद रखिएगा गुजरात के भड़ौत से, गुजरात के भड़ौत से। जिससे जानकारी हमें मिलती है, मतलब वहाँ पर कुछ समय के लिए राज किया होगा मिनांडर गुजरात में, तभी ना उसके नाम पर सिक्का मिलता है। फिर याद रखिएगा संवत की जानकारी कहाँ से, संवत की जानकारी संवत, कैलेंडर, ज्योतिषी, इस सब के बारे में जो होता है इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी से हम लोग सीखे हैं, ठीक है। गंधार शैली कहाँ से आया है, तो हिंद यूनानी से। बस बहुत ज़्यादा हो गए लोग, ये जो होगा हिंद यूनानी, बस इतना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शक वंश। नेक्स्ट क्या देखते हैं, शक वंश। इसको सिथियन वंश भी कहा जाता है। क्या बोलता है, सिथियन। तो शक वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कोई नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इसका भाग था, 4-5 गो था, ठीक ना। तो याद रखिएगा। पहले देखिए, मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी शक या सिथियन था। पहले का था इंडो ग्रीक, दूसरा का कौन था, शक। इंडो ग्रीक और शक। अब यहाँ पर देखिए, शकों की शासन व्यवस्था क्षत्रप शासन व्यवस्था थी। शकों की शासन व्यवस्था कैसी थी, क्षत्रप शासन व्यवस्था थी। इसलिए इन्होंने भारत में ही क्षत्रिपीय शासन प्रणाली के अनुरूप ही शासन किया। शकों ने भारत में दो दिशा में, उत्तर और पश्चिम में प्रचार किया। शकों ने भारत में 2 दिशा में प्रचार किया, कहाँ का, उत्तर और पश्चिम। भारत में शकों की 4 मुख्य क्षत्रप थी। भारत में शकों की कितनी क्षत्रप थी, 4। उत्तर, पश्चिम, उत्तर में 2 केंद्र और पश्चिम में 2 केंद्र, ठीक ना। तो भारत में शकों की कितनी शाखा, 4 गो। उत्तर में 2 गो और पश्चिम में 2 गो। तो भारत के उत्तर में कौन हो जाएगा, तक्षशिला और मथुरा। कौन हो जाएगा, तक्षशिला और मथुरा। और पश्चिम की बात की जाए तो उज्जैन और नासिक। पश्चिम की बात की जाए तो उससे उज्जैन एवं नासिक। तक्षशिला में शक वंश की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा कि तक्षशिला में माउस ने की। तक्षशिला में माउस, शक वंश की स्थापना तक्षशिला में माउस। इसमें नहीं दिया है, सब एक्स्ट्रा फैक्ट है ये सब, मिशन बंद करो। तक्षशिला में कौन, तक्षशिला में
संस्थापन स्थापना माउस, माउस देखो ना, कंप्यूटर चलिए बड़ा माउस। उज्जैन में शक वंश की स्थापना किसने किया था? यशोमती। उज्जैन में यशोमती, उज्जैन यशोमती, उज्जैन यशोमती। तक्षशिला एक मिनट में दिमाग से बाहर चला जाता है। ध्यान से सुनो पहले, तक्षशिला, तक्षशिला, तक्षशिला। तो याद रखिए टीबी, तक्षशिला। और टीवी में क्या होता है अधिकतर? याद रखिए कंप्यूटर या माउस। देखिए याद रखिए तक्षशिला माउस, तक्षशिला माउस। ऐसे याद कर लिया कि तक्षशिला बस, ठीक है। शिला, शिला मतलब पत्थर होता है। शिला मतलब क्या होता है? चल रहा है ना टाइम, देख ले फिर। देखिए शिला मतलब क्या होता है? पत्थर। अब पत्थर को चूहा जो होता है खोद सकता है, बिल बना सकता है। तो याद रखिएगा माउस ने क्या किया है? शिला में बिल कर दिया है। तो तक्षशिला के संस्थापक कौन हो जाएगा? तक्षशिला में शक होके माउस। तक्षशिला में माउस, माउस मतलब चूहा होता है। इंग्लिश पढ़े हो कुछ? रेटो मतलब होता है, माउसो मतलब होता है, ठीक है। तो माउस जो होता है किसको? शिला को कर दिया। तो तक्षशिला के कौन हो जाएगा? माउस। तक्षशिला के बाद आता है हमारा कौन? तक्षशिला के बाद उज्जैन, तक्षशिला के बाद उज्जैन, और उज्जैन का हो जाता है यशोमती। जैन धर्म पढ़ल बड़ा। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी की माता का नाम क्या होता है? त्रिशाला। लेकिन महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर उज्जैन, जैन आ रहा है ना उज्जैन, तो यहाँ पर यशोधरा है ना, तो यशोमती याद रखिए। उज्जैन में कौन हो जाएगी? यशोमती। तक्षशिला में माउस, तक्षशिला में माउस, उज्जैन में यशोमती। जैन धर्म यशोधरा, यशोमती, ठीक है। याद रखिएगा, कनेक्ट करके याद रखिएगा, ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तक्षशिला में शक वंश की स्थापना माउस द्वारा किया जाता है। उज्जैन में यशोमती या चेष्टक किसको बोलते हैं? यशोमती, याद रखिए सिर्फ। नासिक में भूमक, नासिक में भूमक। नासिक में याद रखिएगा कि सीख से भूमि खोदा तड़ा, सीख से क्या करता रहा? भूमि खोदा तड़ा, जमीन खोदा तड़ा, सीख से, याद रखिएगा। तो नासिक भूमिक, नासिक भूमिक, सीख से क्या करता रहा? भूमि के खोदा तड़ा, नासिक का क्या हो जाएगा? भूमक। मथुरा में राजुल, मथुरा में राजुल। राजू घूमे गुल बना मथुरा, याद रखिए। राजू कहाँ गुल बना है? फेसबुक पे खूब, इंस्टाग्राम पे रील डालने बने। तो याद रखिए राजू कहाँ गुल बना है? तो मथुरा में। याद भल कि ना भल? तक्षशिला में बोलेगा तो माउस। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में अंदर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो छूटेगा नहीं। अब तक्षशिला क्या हो जाएगा? माउस। शिला को माउस खुद रहा है। फिर इसके बाद उज्जैन का यशोमती, उज्जैन का यशोमती। फिर इसके बाद नासिक, नासिक। अभी बताइए अनुष्ठिक से क्या करता रहा? भूमि खोदता रहा था, भूमक। नासिक के कौन हो जाएगा संस्थापक? भूमक। और मथुरा के राजुल, ठीक है, राजुल। याद हो लिखना कोई? चलिए, मथुरा के शक शासक राजुल को पराजित करने के पश्चात मालवा के शासक विक्रमादित्य 4 ने विक्रम संवत की शुरुआत की। याद रखिएगा कि विक्रम संवत बतले रहे। तो विक्रम संवत की शुरुआत कब होती है? जब राजुल को हराता है। किसको हराया जाता है? राजुल को। कौन हराता है? तो विक्रमादित्य 4। विक्रमादित्य कोई राजा नहीं था, ये एक उपाधि होती है, ठीक है। क्या होती है? ये एक उपाधि होती है। जिससे तिब्बत के जो धर्म गुरु आते हैं उनको क्या बोला जाता है? अपना जानकारी हो नहीं करता हूँ, बोला जाता है कुछ। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर छोड़िए इसको। तो विक्रमादित्य 4 जो होते हैं किसको हराते हैं? मालवा के शासक विक्रमादित्य जो 4 होते हैं किसको हराते हैं? राजुल को। राजुल कहाँ का था? मथुरा के शक वंश के संस्थापक। मथुरा के शक वंश का संस्थापक होता है राजुल। इसको हराते हैं विक्रमादित्य 4। और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा विक्रम संवत। ऐसे क्या होता है? विक्रम संवत। और हम लोग कौन सा संवत मानते हैं? विक्रम संवत हम लोग मानते हैं, क्योंकि ये जो विक्रमादित्य 4 होता है
इस सबको हरा के भेज देता है सभी विदेशों को। तो ये इसीलिए हम लोग विक्रम संवत मनाते हैं। और विक्रम संवत कितना दिन पीछे होता है कि आगे होता है? विक्रम संवत ईस्वी से विक्रम संवत भूगुन थार दे बबी पीछे होता तब ना जोड़ के आगे हो जला। पीछे होता है 57 BC में, इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, 57 ईसा पूर्व। तो 22 मार्च 1957 ईस्वी से राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत के मान्यता दिया गया था। कुषाण शासक कनिष्क ने राज्याभिषेक के अवसर पर कौन चलाता है? शक संवत। और विक्रम संवत की बात करें, इसकी शुरुआत कब होती है? 57 ईसा पूर्व। बताइए अभी 57 ईसा पूर्व। शक एवं विक्रम संवत के बीच के अंतराल की बात की जाए कि शक संवत और विक्रम संवत, इंपोर्टेंट बात आज ये क्वेश्चन, शक संवत और विक्रम संवत के बीच डिफरेंस कितना है, कितने सालों का? तो ये 57 और होता है 78, इसमें ऐड कर दिया आ जाएगा 135। एक को माइनस कर घटा के एक को माइनस करना होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ रहे हो ना। तो 135 साल, कितना साल? 135 साल। नासिक के शक शासक नौहपन के शासन काल में सतवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था, जिन्होंने नौहपान को पराजित किया था। और इसका परिणाम जोगल थम्बी से प्राप्त सिक्के के ढेर से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, नौहपान जो होता है, नौहपान नासिक के शक शासक कौन होता है? नौहपान। और इसी के शासन काल में जो सतवाहन वंश का शासक होता है गौतमी पुत्र सतकर्णी, कौन होता है? गौतमी पुत्र सतकर्णी। इस नौहपान को क्या करता है? पराजित करता है। और इसका स्पष्ट परिणाम जो होता है, प्रमाण जो होता है, जोगल थम्बी से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? जोगल थम्बी से। एक तरफ दिया है कि नौहपान, इस सिक्का में दिया है कि एक तरफ नाकान और दूसरा तरफ गौतमी पुत्र सतकर्णी। गुप्त के शासक जो होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, शकों को पराजित करने के अवसर पर विक्रमादित्य, और जब गुप्त साम्राज्य हम पढ़ेंगे तो उस समय बताया जाएगा कि शक अटैक कर रहे थे भारत में, और उस समय भी ये हराया था, और इसीलिए इसको विक्रमादित्य बोला जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बताया है? विक्रमादित्य। और इस अवसर पर जब शकों को हराता है चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इस अवसर पर वह चांदी का सिक्का जारी करता है। क्या करता है? चांदी का सिक्का, जिस उस सिक्के को रूपक कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? रूपक। रूपक। रुद्रदामन की जानकारी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो होता है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। रुद्रदामन बतैले रही, रुद्रदामन प्रथम किस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है? शक वंश के रुद्रदामन। ठीक है। तो उज्जैन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक शासक कौन था? उज्जैन का था कौन? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन में जानकारी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किस वंश से संबंधित है? शक वंश से। और किस राजा से? तो याद रखिएगा, रुद्रदामन। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखी गई है? तो याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है कि सुदर्शन झील की पुनर्निर्माण ये करवाता है। रुद्रदामन जो होता है क्या करवाता है? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण। सुदर्शन झील का निर्माण जो होता है वो सब करवाता है, लेकिन इसका पुनर्निर्माण करवाता है कौन? रुद्रदामन। नेक्स्ट देखिए, पर्चियन या पहलव। तो मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाले तीसरा वंश पहलव। तीसरा वंश पहलव। ये पर्चियन या पहलव कहलाते थे, जो वर्तमान में अभी ईरान है ना, ईरान जहाँ से युद्ध होता है अभी, यूएसए ईरान, हार्मुज स्टेट बंद कर दिया गया है। तो ईरान के पहलव, पहलव कहाँ से थे? ईरान से, और वो भारत पर अटैक कर रहे हैं। पश्चिम भारत, तो मौर्योत्तर काल में पश्चिम भारत में दो गणराज्यों का उदय होता है, युद्धोदय और चलिए इसमें जो पढ़ रहे हो वो देखिए। देखो, विक्रम संवत बताया गया था कि विक्रम संवत कहाँ से मनाया जाता है? जब शकों पर विजय प्राप्त करता है विक्रमादित्य चार। विक्रमादित्य चार जो होता है शकों पर क्या करता है? अपना विजय प्राप्त करता है, तो उस विक्रम संवत मनाया जाता है। अब विक्रम संवत को दो नामों से जानते हैं हम लोग। विक्रम संवत को कितने नामों से? दो नामों से। याद रखिएगा, मालव संवत और कृत संवत। मालव संवत और कृत संवत।
इस घटना के बाद विक्रमादित्य एक प्रतिष्ठाजनक उपाधि हो गई थी। जब हराता है शोकों को तो उसके बाद ये जो हमारा प्रतिष्ठाजनक उपाधि हो गई थी, कौन? विक्रमादित्य। जो कोई भी राजा बड़े पराक्रम का कार्य करता था उसे विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती थी। मतलब जो शक्तिशाली वाला काम करता था, जैसे जाके कुकुर की काटल मुर्गा खा लेते रहे तो क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य, ठीक ना? शक्तिशाली वाला काम कर दिया है, जीने मरने का डर इसको है तो क्या हो गया? विक्रमादित्य। अरे समझ में ना? तो विक्रमादित्य किसको दिया जाता था? जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली वाला काम करता था। और किसको दिया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। गुप्त वंश के संस्थापक बोला जाएगा श्रीगुप्त। इसके बाद आता है घटोत्कच, फिर इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर इसके बाद कुमारगुप्त, फिर इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है? और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोलते हैं हम लोग? अच्छा हाँ, समुद्रगुप्त आता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, फिर आता है घटोत्कच, फिर आता है चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आता है हमारा समुद्रगुप्त, फिर आता है कुमारगुप्त और तब आता है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। बार बार बताओ जाता है, दिमाग में रख लिया, ये बार बार वही से बताओ जाता है कि इंस्टॉल हो जाओ बार बार अंदर। उठियो के कोनो खुदियो को पूछ दिला सन तो गुप्त वंश के डायरेक्ट लाइन से याद होके चाहिए। ठीक है ना? डिप्रेशन देखिए, अंतिम विक्रमादित्य बोला जाएगा कौन हुआ था? तो अंतिम विक्रमादित्य हुआ था हेमू। कौन हुआ था? हेमू। दिल्ली का अंतिम शासक हेमू। भारत में आने वाला विभिन्न पार्थियन शासक में वास्तविक संस्थापक बोला जाएगा मिथ्रेडेटस। अगर बोला जाएगा कि पार्थियन शासक या ये जो पहलव है उनके अंतिम शासक या वास्तविक संस्थापक बोला जाएगा मिथ्रेडियस। कौन? मिथ्रेडियस। बदल रही कि यही में ईसाई धर्म के प्रचार कर रहे थे सेंट थॉमस। ईसाई धर्म के भारत में प्रचार करने के लिए कौन आया था? थॉमस। हो रहा है ना रे, बीच में उकड़ गया। सेंट थॉमस भारत की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट लास्ट हमारा है कुषाण वंश। बस खत्म है बा कुषाण वंश, ठीक ना? बस लास्ट बा खत्म। देखिए, कुषाण वंश करने वाला अंतिम शासक, मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला अंतिम अगर शासक बोला जाएगा विदेशी तो याद रखिएगा कुषाण। कौन? कुषाण। कुषाण वंश के अगर बोला जाए कुषाण वंश तो ये जो थे चीन और तुर्किस्तान से थे। कहाँ से थे ये? चीन और तुर्किस्तान। वहीं तुर्किस्तान जहाँ उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ये सब है ना, मिडिल एशिया जिसको बोलते हैं, वहाँ से ये थे, चीन से और तुर्किस्तान से। यूची जनजाति की 5 शाखाएं थी। इन 5 में से एक थी कुषाण। यूची एक जनजाति थी, इसमें 5 गो शाखा थी, जिसमें ये था एक। कौन? कुषाण। कौन था? कुषाण। अगर बोला जाए कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस। और ये शिव भगवान को मानता था। किसको मानता था? शिव भगवान को मानता था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस किस भगवान को मानता था? शिव जी को। इसके सिक्के पर एक तरफ कुजुल कडफिसेस की आकृति तो दूसरी तरफ नंदी बैल का बना हुआ है, जिससे समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है? भगवान शिव को मान रहा है। कुजुल कडफिसेस के पश्चात अगला शासक बनता है, याद नहीं रखेंगे, बिमकटफिसस। कुषाण वंश का पहला शासक था जिसने सोना का सिक्का जारी किया था। याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात। कुजुल कडफिसेस के बाद कौन बनता है? बिमकटफिसस। और यही जो होता है क्या करता है? सोना का सिक्का जारी करता है। तो बताया गया है सबसे पहले सोना का सिक्का जारी किसने किया था? किसने? हिंद यूनानी प्रथम बार सोना का सिक्का जारी करता है। चलिए आगे देखिए, कल कन्फ्यूजन दूर होगा इसमें। यह शैव धर्म को मानते थे। विम कडफिसेस, तो यहाँ पर जहाँ कडफिसेस लाग गई, फिसिस लास्ट में लाग गई, तो उनका के ध के सटा दिया किस वंश में? शैव धर्म में। किस वंश में सटाना है उसको? शक वंश। दिमाग चलो नहीं है अभी, शक वंश नहीं हो रहा है रे, शक वंश हो रहा है ना। तो जहाँ सिसिस लाग गई, कडफिसिस,
लास्ट में सीसिस, बीम कट फिशिस, कुजुल कट फिशिस, ठीक है। तो शक वंश में इस वंश का बोलेगा कि अंतिम शासक, सबसे महान शासक बोलेगा, महान शासक बोलेगा शक वंश में, तो कौन हो जाएगा? कनिष्क। अरे महान ये ना था, कुषाण वंश चल रहा है ना, कुषाण, तो कुषाण में कौन हो जाएगा महान? कनिष्क। कुषाण में कौन हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। वीम कटफिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। वीम कटफिसेस किसकी उपाधि धारण किया था? महेश्वर की। और अपना राज्याभिषेक कब करवाता है कनिष्क? राज अभिषेक मतलब गद्दी पर कनिष्क कब बैठता है? 178 ईस्वी में, और वहीं से चालू होता है हमारा शक संवत। शक संवत। चलिए, कनिष्क ने अपनी राजधानी, राजनीतिक राजधानी पुरुषपुर पेशावर को बनाया, जबकि सांस्कृतिक राजधानी बोला जाएगा तो तक्षशिला। शक वंश में जो कनिष्क था, इसकी राजनीतिक राजधानी पुरुषपुर और सांस्कृतिक राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। हालांकि बाद में सांस्कृतिक राजधानी मथुरा को बना दिया। कनिष्क के बारे में कहा जाता है कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके अश्वघोष नामक विद्वान एवं महात्मा बुद्ध का भिक्षा पत्र, भीख मांगने वाला बर्तन अपने साथ लेकर चले गए, और इसी अश्वघोष को कनिष्क ने अपनी राज कवि का दर्जा दिया। देखिए, कनिष्क जो होता है, बताया जाता है कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। ये कनिष्क कहाँ किया था? पाटलिपुत्र पर अटैक किया था। ये पाटलिपुत्र पर अटैक करके क्या करके जाता है? तो अश्वघोष नामक एक विद्वान, तो अश्वघोष विद्वान को लेके जाता है, और एक जहाँ पर महात्मा बुद्ध जो थे भिक्षा मांग के खाना खाते थे, भीख मांगने वाला जो बर्तन था वो साथ लेके जाता है। 2 चीज लेके गया था, एगो अश्वमेघ, एगो भीख मांगने वाला अश्वघोष, और एगो भीख मांगने वाला कटोरा। कनिष्क के दरबार में जो विद्वान रहते थे, कौन से? अश्वघोष हो जाएगा, वसुमित्र हो जाएगा, पार्श्व हो जाएगा, चरक हो जाएगा, नागार्जुन हो जाएगा। वही नागार्जुन कौन? नागसेन। कौन हो जाएगा? नागसेन। चरक हो जाएगा, यही था ना चरक, ये था राजवैद। चरक नामक विद्वान ने चरक संहिता लिखा है। क्या लिखा है? चरक संहिता। किसने लिखा है? चरक। कनिष्क बौद्ध धर्म का पार्श्व कहने पर कश्मीर में कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का, कनिष्क के समय में ही क्या होता है? बौद्ध का चतुर्थ सम्मेलन होता है बौद्ध धर्म का। और चतुर्थ जब होता है कनिष्क के शासनकाल में, कुंडल वन में होता है कश्मीर में, याद रखिएगा। चतुर्थ चौथा बौद्ध संगति जो होता है कश्मीर के कुंडल वन में होता है, और इसकी अध्यक्षता करता है, मतलब इसको करवाता है कौन? कनिष्क। कौन कराता है? कनिष्क। और वसुमित्र उपाध्यक्ष एवं अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष हेड थे। और यहीं पर जो होता है हमारा बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म 2 भाग में किस बौद्ध संगति के बाद बट गया था? चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क। किसके शासन काल में? कनिष्क। और कहाँ पर हुआ था? तो कश्मीर। कनिष्क कश्मीर, कनिष्क कश्मीर, याद रखिएगा। अश्वघोष लेके कोई रहे तो अश्वघोष को हेड बना देता है कि चलो आई बौद्ध धर्म करो नू, बौद्ध धर्म के बारे में संगति होता तो ये रह। और यहीं पर 2 भागों में तो हीनयान महायान, बताओ बा, बौद्ध धर्म जो होता है 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान महायान। जैन धर्म 2 भागों में बढ़ता है, दिगंबर श्वेतांबर। शैव धर्म कितने पार्ट में? शैव धर्म 4 भाग में। कौन कौन? इक्वल तो पीछे। बहुत सुंदर। कालामुख, कपालिक, लिंगायत, पशुपत, 4 भाग में बटा था। पीछा पाना पलाट में तो कुल लास्ट में बोला इजाइल बड़ा प्रार्थना बोले, लास्ट लबड़ बोल दे थोड़ा खाली मारा की दांत और आँख एक में सुट जाए। देखिए, मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जीता जागता उदाहरण था बमियान का बौद्ध मूर्ति। बमियान का एक बौद्ध मूर्ति था महात्मा बुद्ध का, अफगानिस्तान में। कहाँ था? अफगानिस्तान में। इसको अटैक करके उड़वा दिया सब, सुनो। अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब लतखोर देश नहीं हटे। अधिकतर यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो कोई ना कोई चीज़ उड़ाते रहता है। तो ये जो बमियान की बौद्ध मूर्ति है
वहाँ पर क्या कर दिया है, उड़ा दिया गया है। लेकिन बमयान की पूछेगा बौद्ध मूर्ति कहाँ पर, तो अफगानिस्तान। कनिष्क शासनकाल में नागार्जुन थे जिन्होंने मध्यमिका सूत्र, पूछा जाएगा क्वेश्चन, मध्यमिका सूत्र किसने लिखा है, नागार्जुन, मध्यमिका सूत्र नागार्जुन। और इसी पुस्तक में इन्होंने शून्य के सिद्धांत, शून्यवाद के बारे में चर्चा किया है। नागार्जुन क्या करता है, मध्यमिका सूत्र लिखता है और शून्यवाद के बारे में चर्चा करता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को। आइंस्टीन समझते हो ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट फिजिक्स के, तो नागार्जुन को क्या बोला जाता है, भारत के आइंस्टीन, भारत के आइंस्टीन। अब भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त। कनिष्क प्राचीन भारत का पहला शासक था, कनिष्क प्राचीन भारत का पहला शासक था जिसने विश्व प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर अधिकार किया था। बताया रे, रेशम मार्ग, देखिए रेशम मार्ग जो होता है, सिल्क वे, ये देखिए रेशम मार्ग से पहले सभी व्यापार हुआ था। रेशम मार्ग जो था कनेक्ट करता है एशिया को, फिर यूरोप को और अफ्रीका को। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, तीनों कॉन्टिनेंट से जाता था कौन, रेशम मार्ग। और इससे जितने व्यापार होता था किससे होता था, रेशम मार्ग के थ्रू होता था। इसके थ्रू रेशम मार्ग। और बोलेगा कि रेशम मार्ग का पूर्ण रूप से अधिकार किसने कर लिया था रेशम मार्ग पर, कनिष्क ने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। रेशम मार्ग पर पूर्ण रूप से आक्रमण, पूर्ण रूप से कंट्रोल में किसने किया था, कनिष्क ने। रेशम मार्ग आमतौर पर स्थलीय रास्ता था, जल वाला ना, स्थल वाला रास्ता रहे, ठीक ना। जिसे चीन के हान राजवंश के महान यात्री सांग त्सांग ने खोला था। किसने खोला था, चीन के सांग त्सांग। यह इतना याद नहीं रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट ना पूछे, आता अंदर ना जाए। तो चीन, याद रखिए, चीन के हान वंश ने ये खोला था। कौन, सांग त्सांग, जो हान वंश की राजधानी छांग आन से पश्चिम रोम तक पहुंचता था। छांग आन से कहाँ पर, रोम तक। तो सिल्क मार्ग जो है ये चाइना वाला इंपॉर्टेंट है कि चाइना वाला ने बनाया था। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, बदले बनी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी बुक के बारे में पढ़ाया गया था। हाँ, लेखक के बारे में पता नहीं है। और इसी बुक से जानकारी मिलती है कि सर्वाधिक व्यापार जो होता था रोम से होता था। कहाँ से होता था, रोम, इटली की कैपिटल रोम। कनिष्क के काल में व्यापार वाणिज्य स्थलीय मार्ग के साथ द्वारा समुद्र से भी होता था। और कनिष्क जब काल आता है, समय आता है, तो समुद्र के साथ साथ ये रेशम मार्ग से भी होता है। और रेशम मार्ग पर पूरी तरीके से कौन कंट्रोल, कनिष्क करता है। मुन्ना भैया बोलता है ना, अब ये पूरा मिर्ज़ापुर हमारे कंट्रोल में है। तो यहाँ पर कनिष्क क्या बोल देता है, जितना भी सिल्क मार्ग है मेरे कंट्रोल में आ गया है। तो इनके शासनकाल में पूर्वी समुद्र पर, यहाँ पर चलिए आगे देखिए, यहाँ पर कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी हुआ था। याद रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ था, सर्वाधिक सोने का सिक्का। सर्वाधिक सोने का सिक्का अगर बोला जाए तो गुप्त काल याद रखिएगा, अभी बात नहीं है। गुप्त काल में सर्वाधिक क्या होता है, सोने का सिक्का। लेकिन कनिष्क भी क्या करता है, ज़्यादा सोने का सिक्का जारी करता है। ऐसे ही भारत को बोला जाता है सोने का सिक्का वाला देश, भारत को बोला जाता है ना। कनिष्क के काल में तांबा के सिक्के को काकड़ी कहा जाता था। कनिष्क के काल में तांबा का सिक्का क्या कहा जाता था, काकड़ी, ककड़ी ना, काकड़ी। मथुरा से कनिष्क के सिक्के का एक ढेर मिला है। कहाँ से मिला है, मथुरा से। और मथुरा बताया गया था पहले किस धर्म से संबंधित था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म, हाँ याद रखिएगा। कनिष्क के काल में ही हिपाल्स के द्वारा मानसून की खोज की गई थी। मानसून की खोज कनिष्क के काल में। मानसून अरबी भाषा है। मानसून क्या है, एक अरबी भाषा, और यहीं से निकला है मौसम। मौसम का हाल बताइए, तो मौसम कहाँ से निकला है, मानसून से। या अभी भी मानसून देखते हो कि मानसून क्या हो गया, तो मानसून कहाँ से आया है, कहाँ से आया है मानसून, अरबी भाषा है। कि हवा की दिशा परिवर्तन के दिखाया जाता है। नाशपाती की खेती कहाँ से आया है, तो याद रखिएगा कनिष्क ने शुरू करवाया था। कनिष्क के काल में क्या होता है शुरू, नाशपाती की खेती। कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति निर्माण के काल का भी क्षेत्र में क्या हुआ था, विकास हुआ था। नागार्जुन की तुलना यूरोपीय धर्म सुधारक मार्टिन लूथर से किया गया है।
अब यहाँ पर पेरिप्लस ऑफ द एशियन सी के बारे में जानकारी नहीं है, किसने लिखा था ना, लेकिन इसमें एक लेखक दे दिया है अक्षात नामक। कौन? अक्षात। अक्षात ने लिखा था। अज्ञात याद रखिए, ठीक है, अज्ञात मतलब जानकारी नहीं है, तो अक्षात याद रख लीजिएगा। कौन? अक्षात। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर के समीप एक विशाल संघ राम विहार का निर्माण करवाया था। कनिष्क काल में मूर्तियों की 3 कला पर काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी, गांधार, मथुरा, अमरावती। जो होता है ये कनिष्क, इसके शासन काल में मूर्तियों की कितना 3 कला काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी। कौन? गांधार, मथुरा और अमरावती। तो गांधार शैली बोला जाएगा, तो इस शैली का यूनानी ग्रीक कला का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, और इस शैली को यूनानी शैली के नाम से भी जाना जाता है। गांधार शैली को क्या बोला जाएगा? यूनानी शैली। भारत में इस शैली का विकास जो होता है सर्वाधिक किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के। इस शैली पर मौर्य वंश के शुंग वंश, कुषाण वंश एवं हिंद एवं इंडो ग्रीक के प्रभाव देखा जाता है, और इस शैली को मिश्रित शैली भी कहा जाता है। और बुद्ध की अगर बोला जाएगा कि मूर्ति सर्वाधिक किस शैली में, तो गांधार शैली में। भगवान बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्ति किस शैली में बनाया गया है? गांधार शैली में। मथुरा शैली बोलेगा तो यह मूर्ति निर्माण भारतीय कला थी। मथुरा कला क्या थी? भारतीय कला थी ये मूर्ति निर्माण की। और इस शैली में बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म से संबंधित मूर्ति का भी निर्माण किया गया है। और बोला जाएगा सिर्फ बौद्ध धर्म के तो गांधार शैली में, सिर्फ बौद्ध धर्म के गांधार शैली में, लेकिन बोलेगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से मथुरा शैली। मथुरा क्या है? भारत की एक शैली है मूर्ति बनाने की। मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी की मूर्ति बनाई गई है। मथुरा शैली भारत में ये विकास हुआ था धर्म का, तो भारत के ही शैली में बनाया गया। भारत की शैली क्या थी? मथुरा शैली। तो इन दोनों का निर्माण हुआ है। अमरावती शैली, तो इस शैली का विकास होता है सातवाहन काल में हुआ था। इस शैली का विकास सातवाहन काल में। अमरावती शैली में हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवता की मूर्ति बनाया गया है। अमरावती शैली में किससे? देवी देवता, हिंदू धर्म से संबंधित जितना भी देवी देवता है किससे? अमरावती शैली में। अमरावती शैली में हिंदू धर्म से जितना देवी देवता, शंकर भगवान, विष्णु जी सब हो गए ना, तो अमरावती शैली में। मथुरा शैली बोलेगा तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों, लेकिन जैन धर्म के 23वें और 24वें महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ दोनों की मूर्ति मथुरा शैली में। लेकिन बौद्ध धर्म की अधिकतर मूर्तियाँ कहाँ से बनी है? गांधार शैली। गांधार शैली बोलेगा कहाँ से रिलेट करता है? हिंदू यूनानी शासक, ठीक ना, ग्रीक कला। अरे समझ में, कनिष्क के काल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था इस पर। तो ये हो गया हमारा समाप्त। शक जो था, शक का महान, कुषाण का महान शासक कौन होता है? कनिष्क। कनिष्क कब राजगद्दी पर बैठता है? 78 ईसा पूर्व ना, थप्पड़ बाज जाता है, थप्पड़ बाज जाइए, 78 ईस्वी में बैठा था, और वहीं से स्टार्ट होता है हमारा शक वंश। आज मार्कर नहीं था तो बायोलॉजी हम लोग नहीं पढ़ पाए, लेकिन कल बायोलॉजी होगा और एवरीडे होगा। बेचैन का है भूल बड़ा।